ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर इन दिनों बहुत ज्यादा दबाव है और ये दबाव सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं है बल्कि उनकी खुद की कैबिनेट के भीतर से आ रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने हाल ही में घोषणा की है कि उनका देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता देगा। इसी फैसले के बाद से अब ब्रिटेन की सरकार के भीतर भी इस मुद्दे पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य का दर्जा फिलिस्तीनी जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने गाजा में जारी मानवीय संकट पर गहरी चिंता जताई और युद्ध विराम की अपील की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने के किसी स्पष्ट समय सीमा का उल्लेख नहीं किया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के 4 प्रमुख मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रिंग, न्याय मंत्री शबाना महमूद, उत्तरी आयरलैंड मंत्री हिलरी बेन और संस्कृति मंत्री लिसा नैंडी सार्वजनिक रूप से स्टारमर से इस मुद्दे पर तेजी से कदम उठाने की मांग कर चुके हैं। वेस स्ट्रिंग ने संसद में बयान देते हुए कहा है कि जब तक फिलिस्तीन जैसा कोई राज्य अस्तित्व में है, हमें उसे पहचान देना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से इजराइल द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और निर्दोष नागरिकों पर हमलों की निंदा करते हुए ये टिप्पणी की थी। साथ ही लगभग 7 लेबर पार्टी के सांसद भी फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में संसद में आवाज उठा चुके हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने गुरुवार को अपने बयान में साफ किया कि उनका देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देगा। इसके जवाब में इजराइल और अमेरिका ने इस घोषणा की कड़ी आलोचना की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैक्रोन ने व्यक्तिगत रूप से स्टारमर से इस दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है। सितंबर में न्यूयॉर्क में एक विशेष सम्मेलन आयोजित होने वाला है जिसकी मेजबानी फ्रांस और सऊदी अरेबिया मिलकर करेंगे। ये सम्मेलन 2 राष्ट्र समाधान को लेकर होगा और उसमें स्टारमर से भी भागीदारी की अपेक्षा की जा रही है। शुक्रवार को स्टारमर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बातचीत करने वाले थे, जिसमें गाजा की स्थिति, युद्ध विराम और फिलिस्तीन की मान्यता को लेकर चर्चा होनी थी। ब्रिटेन में कई सरकारें पहले भी ये कह चुकी हैं कि फिलिस्तीन को उस समय मान्यता देगी जब सही हालात बनेंगे, लेकिन इस सही समय को लेकर कभी कोई स्पष्ट समय रेखा या शर्तें घोषित नहीं की गई। ब्रिटेन के विज्ञान और तकनीकी मंत्री पीटर काइल ने शुक्रवार को स्काई न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। यह हमारी इच्छा है, लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता गाजा में हो रहे अत्याचार को कम करना है। वहां का संकट चरम पर है और हम सबसे पहले उस पीड़ा को खत्म करना चाहते हैं। विदेश सचिव डेविड लेमी ने भी बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि हम सिर्फ प्रतीकात्मक मान्यता नहीं चाहते हैं, बल्कि एक ऐसा कदम जो 2 राष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाने में सहायक हो। ये वो समय है जब कई ताकतें इसे नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरी बहस के दौरान विरोधियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि फिलिस्तीन को एक तरफा मान्यता देना केवल एक प्रतीकात्मक कदम होगा, जब तक कि यह इजराइल के साथ सहयोग और बातचीत के जरिए ना किया जाए। उनके अनुसार एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना केवल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता के माध्यम से ही हो सकती है। इस पूरी बहस के दौरान विरोधियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि फिलिस्तीन को एक तरफा मान्यता देना केवल एक प्रतीकात्मक कदम होगा, जब तक कि यह इजराइल के साथ सहयोग और बातचीत के जरिए न किया जाए। उनके अनुसार एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना केवल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता के माध्यम से ही संभव हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत समर्थन करने वालों का कहना है कि वर्तमान इजरायली सरकार 2 राष्ट्र समाधान या किसी भी गंभीर वार्ता के लिए इच्छुक नहीं है। उनका मानना है कि ऐसी स्थिति में केवल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दबाव ही इस समाधान को फिर से जिंदा कर सकता है। कैबिनेट की हालिया बैठक में एक मंत्री ने यहां तक कहा कि हम कहते हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता देना एक बहुत ही अहम प्रतीकात्मक कदम है और यह कदम जिंदगी में सिर्फ एक बार लिया जा सकता है, लेकिन अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी बुधवार को सरकार से अपील की है कि वो फिलिस्तीन को जल्द से जल्द मान्यता दें। उन्होंने कहा है कि यह समय अब प्रतीक्षा का नहीं है बल्कि निर्णायक कदम उठाने का समय है। गौरतलब है कि नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया जैसे यूरोपीय देशों ने भी गाजा युद्ध के बाद फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी है। इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं। यूरोपीय देश भी इस कदम को अपना चुके हैं। एएफपी के आंकड़ों के अनुसार अब तक कम से कम 142 देश फिलिस्तीन को या तो मान्यता दे चुके हैं या जल्द ही देने वाले हैं। वहीं इजराइल ने इस पूरे कदम को नकारते हुए कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं इजराइल ने इस पूरे कदम को नकारते हुए कहा है कि
कि फिलिस्तीन को मान्यता देना उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इजराइल का यह भी तर्क है कि यह मान्यता उन हमास के हमलों को इनाम देने जैसी होगी जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर इस जंग की शुरुआत की थी और आज भी इजराइल के लोगों को बंधक बनाए हुए है। इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर बहस और राजनीतिक टकराव लगातार तेज होते जा रहे हैं। अब सभी की निगाहें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर टिकी हुई हैं। क्या वो इतिहास की दिशा तय करने वाला साहसिक कदम उठाएंगे या वो भी अपनी पिछली सरकारों की तरह समय का इंतजार करते रहेंगे? गाजा पट्टी में जारी भीषण मानवीय संकट को लेकर इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग लगातार तेज होती जा रही है। केरम शालोम क्रॉसिंग पर खड़े हजारों राहत सामग्री से भरे ट्रकों के बीच इजरायली सेना और COGAT के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल अब्दुल्ला हलाबी ने प्रेस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कर्नल हलाबी ने कहा है कि 1000 ट्रकों की राहत सामग्री गाजा के भीतर पड़ी हुई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और संबंधित संस्थाएं उसे उठाने और वितरित करने में असफल रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 2 दिनों में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में कुछ सुधार देखा गया है, लेकिन अगर लगातार देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता इस संकट को और ज्यादा बढ़ा रही है। COGAT प्रमुख ने यह भी बताया है कि इजराइल ने गाजा में राहत सामग्री भेजने के लिए केरम शालोम क्रॉसिंग का विस्तार किया है और उत्तर तथा मध्य गाजा में 3 नए टर्मिनल खोले हैं। काम के घंटों को बढ़ाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को भी सक्षम बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता अंदर भेजी जा सके। लेकिन उन्होंने दोहराया कि हमास इस भूख की कथा का इस्तेमाल वार्ता में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और सहायता एजेंसियों ने इजराइल के दावों को नकारते हुए कहा है कि उन्होंने इजरायली प्राधिकरण से ट्रकों के प्रवेश और वितरण की इजाजत नहीं मिल रही है। UNOCHA के प्रवक्ता लेंस मार्के ने कहा है कि इजराइल ने 16 में से सिर्फ 8 अनुरोधों को मंजूरी दी है और कई बार अनुमति मिलने के बावजूद जमीनी स्तर पर बाधाएं उत्पन्न की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजराइल सहायता काफिलों को रास्ता देने में देर करता है, फायरिंग की घटनाएं होती हैं और सुरक्षित मार्ग नहीं दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक सहायता बिना डर, खतरे और बाधाओं के लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती, तब तक इसे सुरक्षित और सिद्धांत आधारित मानवीय वितरण नहीं कहा जा सकता। एक तरफ वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफनी दुजारिक ने कहा है कि इजरायली अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रशासनिक नौकरशाही और सुरक्षा प्राधिकरणों के कारण राहत सामग्री वितरण कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इजराइल गाजा की आबादी को पट्टी के केवल 12% क्षेत्र में समेटने की कोशिश कर रहा है, जिससे वहां हालात और बदतर होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि UN की एक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि गाजा में 5 साल से कम उम्र के 9% बच्चों में बहुत ही गंभीर कुपोषण पाया गया है। यह दर 1 महीने पहले 6% थी और फरवरी में यह दर 2.4% थी। लगातार बढ़ती भूख और बच्चों की स्थिति को लेकर सहायता संगठनों ने आपातकालीन चेतावनी जारी की है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और COGAT के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में गाजा में भूखमरी के आरोपों पर रणनीति बनाई जाएगी। कर्नल हलाबी ने यह भी दावा किया है कि हमास ने जानबूझकर इजराइल और अमेरिका समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित राहत वितरण केंद्रों पर हमले किए हैं। उनका कहना है कि हमास इस संकट को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति बटोरी जा सके और बातचीत में लाभ उठाया जा सके। COGAT के अनुसार गाजा में मई 2025 से अब तक राहत केंद्रों पर हमलों में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इजराइल ने इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन यह स्वीकार किया है कि भीड़ पर गोलीबारी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख सहायता संगठनों ने GHF के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह संस्थान मानवीय मूल्यों का उल्लंघन करती है और इसका उद्देश्य इजरायली सेना की रणनीति को आगे बढ़ाना है। COGAT के मुताबिक बीते 2 महीनों में 4500 ट्रक गाजा में दाखिल हुए हैं, जिनमें खाना, दवा, साफ सफाई के उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल थी। लेकिन राहत सामग्री के वितरण को लेकर जमीन पर हालात बिल्कुल विपरीत दिखते हैं। इस बीच इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उन्होंने गुरुवार को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में एक हवाई हमले में हमास के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अल अमूर को मार गिराया। सेना के अनुसार अल अमूर रफा क्रॉसिंग के हथियारों की तस्करी का प्रभावी था और वर्षों से हमास की सैन्य शाखा के लिए हथियारों की आपूर्ति कर रहा था। सेना ने यह भी बताया कि रफा क्रॉसिंग को मई 2024 में इजराइल ने अपने नियंत्रण में ले लिया था और बाद में उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उधर गाजा के उत्तरी हिस्से में एक ऑपरेशनल एक्सीडेंट में 8 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत बहुत
गंभीर है, 6 की स्थिति हल्की बताई जा रही है। इजराइल ने कहा है कि वो हमास के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और उसे किसी भी तरह की मानवीय सहायता या दूसरे साधनों के जरिए खुद को मजबूत करने की अनुमति नहीं देगी। जहां एक तरफ सहायता वितरण को लेकर टकराव बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर हो रही बातचीत भी ठहराव पर है। गुरुवार को इजरायली प्रतिनिधिमंडल वार्ता से लौट आया है, जबकि अमेरिका ने भी अपने मध्यस्थों को दोहा से वापस बुला लिया है। अमेरिकी मध्य पूर्व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि हमास का जवाब गंभीरता की कमी को दर्शाता है। हालांकि मध्यस्थता में शामिल एक अरब राजनीतिक और एक अन्य सूत्र ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि हमास की प्रतिक्रिया पर्याप्त रूप से सकारात्मक थी, जिससे बातचीत आगे बढ़ सकती थी। युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल में किए गए नरसंहार से हुई थी, जिसमें लगभग 1200 इजरायली मारे गए थे और 251 को बंधक बना लिया गया था। अब भी गाजा में 50 से ज्यादा बंधक मौजूद हैं, जिनमें कम से कम 20 जिंदा होने की संभावना जताई गई है। गाजा के हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अब तक लगभग 60,000 लोग मारे गए हैं या लापता हैं। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इजराइल का कहना है कि उसने अब तक 20,000 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया है और 7 अक्टूबर के हमले में 1600 आतंकियों को अपने क्षेत्र में मारा था। इजराइल का यह भी कहना है कि वो नागरिक हताहतों की संख्या कम करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हमास नागरिक क्षेत्रों जैसे घरों, अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिद से लड़ाई करता है और उन्हें ढाल बनाता है। इस पूरी स्थिति ने न केवल इजराइल और हमास के बीच के संघर्ष को और अधिक जटिल बना दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय और कूटनीतिक प्रयासों को भी एक कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।